आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है उनके लिए जिनके पास यूपी की रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें यूपी की रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं करवानी है, हमें यूपी की रजिस्ट्रेशन ही रखनी है क्योंकि हमें आगे गवर्नमेंट जॉब लेनी है या फिर आगे अब्रॉड जाना है, तो रजिस्ट्रेशन के साथ दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी है, आप भी चाहते हो कि मैं यूपी की रजिस्ट्रेशन के साथ ही नोएडा में काम करूँ, तो आपके लिए मैं बेस्ट हॉस्पिटल लेके आया हूँ। तो आज का जो हॉस्पिटल है हमारा वो है नोएडा सेक्टर 62 में। तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ की इंटरव्यू के बारे में मैं आपको सारे क्वेश्चन पहले तो बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन ज्वाइन कर सकता है इस हॉस्पिटल में। उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी इसकी कितनी रहेगी, सैलरी पैकेज आपको क्या मिलेगा। उसके बाद मैं बात करूँगा कुछ मतलब उनकी गलत चीज़ें लगी कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ही गलत है, इंटरव्यू के दौरान बहुत ही गलत तरीके से वो कंडक्ट करते हैं। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो अगर आप भी इस हॉस्पिटल में जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है स्पेशल, तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरी जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन थे जो उन्होंने मुझसे पूछे। उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि किसी भी 5 ऐसी कंडीशंस का नाम बताओ जो कि आईसीयू में पेशेंट लेके आते हैं जिनको हम ट्रीट करते हैं। तो कोई भी 5 कंडीशन जो आप बता सकते हो, जैसे सीकेडी हो गया, डीसीएमपी हो गया, है ना, और एमआई के साथ कोई पेशेंट आया वो हो गया, या फिर कोई सीएलडी पेशेंट हो गया, या फिर कोई फ्रैक्चर वाला पेशेंट हो गया। तो ऐसे करके आप कोई भी 5-6 चीज़ें आप उनको कंडीशंस बता सकते हो जिनको आप पेशेंट को ट्रीट करते हो, या जैसे पेशेंट आपने आईसीयू में देखे हो। अगर आप फ्रेशर भी हो तो भी आप कोई भी 5 बता सकते हो। फीवर करके आया कोई वो बता सकते हो, डायरिया करके आया कोई वो बता सकते हो, स्नेक बाइट करके आया वो बता सकते हो, या कोई पॉइजन वाला पेशेंट आया वो बता सकते हो। तो मतलब जो भी आपने या ड्यूरिंग ड्यूटीज़ या कोई भी नहीं देखा तो भी आपने मन से आप कोई भी 5 प्रॉब्लम बता दो उनका, क्योंकि उनको उनका आंसर चाहिए। तो उसके बाद जो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू आप सबको पता है कि 3.5 से 5.2 की होती है। और अगर हम बात करें कि हाइपरकिलीमिया क्या होता है, जो कि वहाँ पे पूछते हैं मोस्टली, और ये पूछ भी सकते हैं आपको कि हाइपरकिलीमिया क्या होता है, या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं कि अगर पोटेशियम की वैल्यू बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता है 3.5 to 5.2 होता है। तो अगर 5.2 से ऊपर जाती है तो उसको हम हाइपरकिलीमिया बोलते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली कई बार ट्रीटमेंट भी पूछ लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हो। तो ट्रीटमेंट के लिए आपको बताना होता है उनको कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हो, डेक्सट्रोज देते हो इंसुलिन के साथ। उसके बाद आप पेशेंट को एस्टेलिन के साथ नेबुलाइज करवा सकते हो, और इसके साथ साथ आप पेशेंट को केबाइन सैशे दे सकते हो जिसके साथ मोशन के थ्रू पोटेशियम जो एक्स्ट्रा है वो बाहर निकल जाए। और अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी पोटेशियम पे बिल्कुल कोई असर नहीं होता है तो फिर आपको पेशेंट का डायलिसिस करना होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि ड्रेन बॉडी में क्यों डालते हैं, कब कब डालते हैं और किस किस प्रॉब्लम में डाल सकते हो, और ड्रेन जो है कब खाली करनी होती है। बहुत सारी कोई भी सर्जिकल जब प्रोसीजर होता है, चाहे आप कोलोस्टमी ले लो, कोई गैस्ट्रो की सर्जरी हुई है ना, या फिर कोई सीएलडी पेशेंट के लिए आपने कोई सर्जरी करी है, ऐसा कोई पेशेंट, या फिर जिनको स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह की कोई सर्जरी है ना, कोई लार्ज इंटेस्टाइन की सर्जरी, और किसी का घुटनों की सर्जरी, किसी का टीएचआर। तो कोई भी प्रोसीजर या कोई बाईपास वगैरह करते हैं, जो भी इन्वेजिव प्रोसीजर करते हैं, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वहाँ से थोड़ा बहुत फ्लूइड की लीकेज होना या थोड़ा बहुत पस की लीकेज होना, तो वो लाजमी है। तो हम क्या करते हैं, अगर ये चीज़ें बाहर नहीं बॉडी से निकलती तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, वो पेशेंट को ड्रेन जो है वो डाल देते हैं। ड्रेन क्या करते हैं, जहाँ पे वो कट लगाते हैं, जहाँ पे प्रोसीजर उन्होंने करा होता है उसी जगह पे एक ड्रेन रख देते हैं और उसको नीचे लटका देते हैं, जिसके साथ जो भी अंदर है वो ग्रेविटी के साथ बाहर को निकलता आता है और ड्रेन के अंदर अकोमुलेट होता रहता है। तो जो भी अंदर का मटेरियल है, पस है, चाहे फ्लूइड है, चाहे ब्लड है, कुछ भी है, उसको बाहर निकालने के लिए आप ड्रेन डालते हो। और दूसरी चीज़ रही कि उसको खाली कब करते हैं, तो उसको 24 आवर्स के बाद खाली करना होता है। जैसे सुबह आप 6 या 7 बजे उसको खाली करते हो या 8 बजे खाली करते हो, और उसकी जो वैल्यू है वो आपको लिख के उसको आउटपुट में काउंट करना होता है। जैसे ही ड्रेन के अंदर से आना फ्लूइड, ब्लड या जो भी बंद हो जाता है तो आप ड्रेन को रिमूव कर देते हो। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अगर ड्रेन किसी पेशेंट को डली है और वो बाहर निकल जाए, तो एकदम से आपने देखा है, चाहे तो पेशेंट को मतलब एक जगह से दूसरे बेड पे कर रहे हो उसकी वजह से, या फिर पेशेंट ने खुद खींच दी, कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन अगर ड्रेन पेशेंट की निकल जाए तो आप क्या करोगे। तो आपका जो फर्स्ट एक्शन होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आपको एक गॉज लेना है और उसको प्रेस करके रखना है। यहाँ से ड्रेन निकली है तो प्रेस करने का रीज़न एक तो ये है कि वहाँ पे एयर ना चली जाए अंदर, अगर ब्लड कुछ लीकेज हो रहा है तो वो आपको स्टॉप करना है तुरंत, है ना। और उसके बाद आपको डॉक्टर को बुलाना है।
तो फिर आगे डॉक्टर आते हैं, जब फिर वो सर्जरी टीम से जो भी आते हैं वो आगे का प्रोसेस करेंगे। आपका बस यही काम है कि आपको उसको उसी टाइम बंद करके रखना है, कोई एयर वगैरह नहीं जानी चाहिए अंदर, ठीक है। तो उसके बाद जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था डिफिब के बारे में, वे डिफिब और कार्डियोवर्जन जो होते हैं दोनों में शॉक देते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है। तो जो डिफिब के साथ शॉक देना होता है वो हम देते हैं इमरजेंसी प्रोसीजर में, इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कि किसी पेशेंट को वीटी हुआ या ऐसी कोई कंडीशन पड़ी जिसमें हमें शॉक देना पड़ जाए, तो तब हम यूज़ करते हैं नॉर्मल डिफिब विद पैडल। उसके बाद अगर कोई प्लान्ड प्रोसीजर है, किसी पेशेंट को बहुत टाइम से फास्ट वेंटिकुलर रिदम चल रही है 180-85 की और कंट्रोल नहीं हो रही है, और पेशेंट आता है हमारे पास पल्पिटेशन करके, तब हम प्लान करते हैं पेशेंट को कि इन पेशेंट को हम कार्डियोवर्जन करते हैं। तो कार्डियोवर्जन तब करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि वो एक प्लान्ड प्रोसीजर है, देते उसमें भी हम शॉक है, लेकिन वो एक प्लान्ड प्रोसीजर है। प्रोसीजर पूरा पहले प्लान करते हैं, एनेस्थीसिया वाला आता है, पेशेंट को हम सिडेट करते हैं थोड़ा, है ना, ट्रैंक्विलाइज़र वगैरह देते हैं। उसके बाद पेशेंट को ऑक्सीजन वगैरह देते हो, इमरजेंसी ट्रॉली आप रेडी करके रखते हो कि पेशेंट को इंटूबेट करना पड़ सकता है। तब जब पेशेंट थोड़ा सिडेट हो जाता है तब आप जब शॉक देते हो विद एक्सटर्नल पैड्स जो हम लगा के बॉडी पे अटैच करके तब हम शॉक देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कार्डियोवर्जन। तो उसके बाद एक दो क्वेश्चन ड्रग कैलकुलेशन के ऊपर भी आए थे, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। ड्रग कैलकुलेशन आपको हमेशा पढ़ के जाना है। इसका जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना होता है ड्रग कैलकुलेशन का। तो फॉर्मूले में आपको पता है कि अगर हमें डोज कैलकुलेशन का पूछा है, जहाँ हमें ड्रॉ फैक्टर का पूछा है, तो उसमें आपको ड्रॉ फैक्टर हमेशा दिया होता है। तो उसको सिंपल क्या करना होता है, आपको जो टोटल वॉल्यूम होती है उसको डिवाइड कर देना होता है मिनट्स के साथ। तो टाइम आपको आवर्स में दिया होता है, उसको पहले आपको कन्वर्ट करना है मिनट्स में, उसके साथ फिर टोटल वॉल्यूम के साथ उसको डिवाइड कर देना है। उसके बाद जो भी आपका फ्लो रेट दिया होगा उसके साथ आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाता है। और इसके साथ साथ एक ये भी क्वेश्चन कल के एग्ज़ाम में 2 बार उन्होंने पूछा था कि जैसे 0.6 ग्राम जो है डॉक्टर ने ऑर्डर करी है एक टैबलेट जो आपके पास 300 mg की आती है, तो उसका जो है मतलब आप अगर आपको पूरी डोज वो देनी है जो डॉक्टर ने एडवाइस करी, तो कैसे दोगे, कितने टैबलेट दोगे। तो वो नॉर्मल आपको पता है, अगर 0.6, 0.8 या 0.2 या 0.9 ग्राम अगर लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर उसको हम mg में कन्वर्ट करते हैं तो जैसे 0.9 ग्राम अगर लिखा है तो वो 900 mg होगा, 0.2 ग्राम अगर लिखा है तो वो 200 mg होगा। तो इसका भी आपको राइट आंसर बहुत ध्यान से देख के करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि एंटीकोगुलेंट्स अगर किसी पेशेंट को चल रही है, चाहे हेपरिन हो, चाहे वारफरिन हो, चाहे एसिट्रोम अगर चल रही है, तो क्या मतलब हो सकता है पेशेंट को चांसेस प्रॉब्लम आने का। तो अलग अलग प्रॉब्लम आपको दी होगी, डिज़निया दिया होगा, या फिर आपको दिया होगा कि एपिस्टेक्सिस, या फिर आपको दिया होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या फिर आपको दिया होगा कुछ भी, मतलब आपको ऑप्शंस आपको मिल जाएगी। तो उसका जो राइट आंसर एंटीकोगुलेंट से आपको पता है कि ब्लड जो थिनर होते हैं ये खून को बहुत ज़्यादा पतला कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो नाक से खून आना इसका बहुत ही कॉमन सिम्टम है, तो वो नाक से खून नॉर्मल आता है, तो इसके लिए जो राइट आंसर आपका एपिसेक्सिस आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हीमोथोरैक्स का था, तो हीमोथोरैक्स का आप सबको पता है कि ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है प्लूरल स्पेस में, उसको हम बोलते हैं। तो बेड सोर के बारे में नॉर्मल वो क्वेश्चन पूछते हैं कि बेड सोर क्या होता है, बेड सोर की केयर क्या क्या करते हो। बेड सोर को हम प्रेशर अल्सर भी बोलते हैं। जिस भी बोनी प्रोमिनेंट एरिया पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से बेड सोर या जख्म बन जाते हैं, उसकी केयर के लिए आप क्या करते हो, पेशेंट को साइड दिलवाते रहते हो रेगुलर। उसके बाद आप उसको ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हो, एलाविन सेक्रम लगा के रख सकते हो, अल्फ़ा बेड प्रोवाइड कर सकते हो, और उसकी अच्छे से केयर करनी होती है। तो बहुत सारी ये चीज़ें हैं जो आप बता सकते हो बेड सोर की प्रिवेंशन के लिए या केयर के लिए। तो उसके बाद जो है हाई रिस्क मेडिसिन के बारे में पूछा था कि हाई रिस्क मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं। तो बहुत सारी हाई रिस्क मेडिसिन होती है जो आप बता सकते हो। अगर आपको क्लासेस याद रह सकती है तो वो और भी अच्छा है। तो क्लासेस के अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हो, जैसे एंटीकोगुलेंट्स में आप बता सकते हो हेपरिन हो गया, लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन हो गए, है ना। उसके बाद आप बता सकते हो उनको इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन मेडिसिन जो होती है, जैसे इंजेक्शन मैग्नीशियम कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया, उसके बाद इंजेक्शन पोटेशियम हो गया, है ना। उसके बाद अगर बीपी बढ़ाने की बात करें तो उसके लिए इंजेक्शन नॉरेड हो गया, डोपामिन हो गया, वैसोप्रेसिन हो गया, डोबोटामिन हो गया, है ना। 4-5 मेडिसिन ये होगी। अगर बीपी को कम करने के लिए तो लेबेटालोल हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन एनटीजी हो गया, है ना। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो और उनको आप सीधा बता सकते हो कि ये सारी मेडिसिन होती है जो हम यूज़ करते हैं।
तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के दौरान पूछे। तो इसके साथ साथ इनका क्वेश्चन पेपर जो है वो भी मेरे पास है। तो टोटल ये 30 क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, जो 30 क्वेश्चन का। तो अगर आपको पूरा एक्सेस चाहिए, क्वेश्चन पेपर्स का भी एक्सेस चाहिए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड मिलेगी। इवन जो मैंने हर अलग अलग जगह पे जाके इंटरव्यू देके उनका जो सबका क्वेश्चन पेपर है वो मैंने एक मतलब क्लासेस में डाल रखे है। तो अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आराम से कोई भी अपनी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो जहाँ पे भी आपकी वैकेंसीज होगी। अभी हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो जो 40s की सैलरी है वो अराउंड आपको 22,500 से लेके 23,000 तक मिलेगी अगर आप GNM हो और फ्रेशर हो। ठीक है, अच्छी सैलरी है यूपी के अकॉर्डिंग, क्योंकि कैलाश जो हॉस्पिटल है वो तो इससे भी कम है, 18,000 फ्रेशर को देता है। तो अगर कैलाश हॉस्पिटल से हम कंपैरिजन करते हैं तो उससे तो ये बेटर है। उसके बाद एक और हॉस्पिटल है जो कि वैशाली में पड़ता है, मैक्स। तो मैक्स में भी मैं गया था, लेकिन वहाँ की जो है वहाँ पे मेल की वैकेंसीज़ उन्होंने मना कर दी कि मेल की अभी कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन अगर आप फीमेल स्टाफ हो तो आप ज़रूर वहाँ पे विज़िट कर सकते हो, वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे भी यूपी की ही रजिस्ट्रेशन लगेगी। तो रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे भी यूपी की ही रजिस्ट्रेशन लगेगी 4062 वाले में। तो यूपी रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए। प्लस इसका एक और बेनिफिट है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि हमारे पास अभी वेब कॉपी आई है, हमारे पास अभी ओरिजिनल नहीं आया है, तो क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। तो स्पेशली मैंने कल HR से ये भी चीज़ डिस्कस करी, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपके पास वेब कॉपी है, यूपी की है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वेब कॉपी के ऊपर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ओरिजिनल वाले पे भी आता है। तो डेफिनेटली आप उसके साथ भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी वेब कॉपी आ जाती है तो 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी ओरिजिनल भी आ जाती है। उसके बाद सबसे जो मेन ख़राब चीज़ इनकी मुझे लगी मेरे अकॉर्डिंग 40s हॉस्पिटल की। तो जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो वहाँ पे क्या था कि मुझे सबसे ख़राब चीज़ इनकी यही लगी कि ग्रुप इंटरव्यू लेते हैं ये। तो मान लो अगर आप फ्रेशर हो, है ना, और आपके साथ में कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा है 2 साल वाला, और एक आपके साथ कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जिसको कि 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि आपको ये नहीं है कि सेपरेट जैसे नॉर्मल हॉस्पिटल क्या करते हैं कि आप मतलब लाइन वाइज जाते हो। पहले अगर मैं जाऊँगा तो वो मुझे पूछेंगे आपको कितना एक्सपीरियंस है, मैं फ्रेशर हूँ तो मुझे फ्रेशर के क्वेश्चन देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे क्या करा, जैसे 8 लोग थे, 8 लोगों को एक ही बार में CNO के ऑफिस में भेज दिया इंटरव्यू देने के लिए। जैसे ही हम अंदर गए तो मतलब वहाँ पे काफ़ी सारी चेयर्स लगी थी, सबको बिठा दिया। हम जैसे ही वहाँ पे जाके बैठे तो उन्होंने मतलब ज़्यादा कुछ पूछा नहीं कि किसको कितना एक्सपीरियंस है, किसको कितना एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने ऐसे बिठा लिया और क्वेश्चन उन्होंने पूछने शुरू कर दिए। तो जैसे ही हमने थोड़ी थोड़ी अपनी इंट्रो दी तो किसी एक बंदे से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, अगर उसने रिप्लाई दे दिया तो फिर सेकंड क्वेश्चन भी उसी से पूछना। अगर बाय चांस उसने रिप्लाई नहीं दिया तो नेक्स्ट ऊपर टर्न हो जाना। तो हमारे सिनेरियो में क्या हुआ था कि वहाँ पे एक लड़की थी जिसने अपना शो करा था 5 इयर्स के एक्सपीरियंस, और वो मैक्स में काम भी कर रही थी अभी। और जैसे ही उन्होंने इंटरव्यू शुरू करी तो उन्होंने पहले एक जने से पूछा, उसने आंसर अपना नहीं बताया। फिर सेकंड से पूछा, उसने बता दिया। थर्ड से पूछा, उसने बता दिया। फोर्थ से पूछा, उसने बता दिया। उसके बाद वो जिस लड़की को एक्सपीरियंस था उससे उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, उसने बताया। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। तो उन्होंने जैसे वो लड़की बताती गई तो उन्होंने उसी से पूछा, है ना। तो बीच में अगर हम उनको इंटरप्ट करते हैं, मान लो कोई भी क्वेश्चन जो हमें भी आता है लेकिन हमें पूछ नहीं रहे लेकिन हमें आता है, तो फिर भी हम अगर बीच में इंटरप्ट करते ना कि मैम मैं आंसर करूँ, तो नहीं, वही आंसर करेगा जिसको पूछा है। मतलब ऐसे रिप्लाई आपको आगे सुनने के लिए मिलेंगे। तो वहाँ पे मोस्टली ये है कि अगर आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप बताते हो तो आपकी सिलेक्शन उतनी ही ज़्यादा मतलब होती जाएगी। तो अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं बताते हो, मान लो ये मैटर नहीं करता कि आपसे पूछा है या चाहे आपसे नहीं भी पूछा तो भी चाहे आपको आता भी है, सब आता है ना, लेकिन आपसे पूछे तो सही कोई आके। तो जैसे हम बैठे हैं, जब उन्होंने मना ही कर दिया कि जिसको पूछे वही बताए, तो हम ऐसे वेट कर रहे हैं कि हाँ हमसे पूछेंगे। जैसे उन्होंने एक बंदे को हाइपरकैलेमिया पूछा, हाँ भाई मुझे भी पता है वो तो क्या होता है, लेकिन हमें पूछे तो सही। तो पूछा ही नहीं है। फिर सेकंड वाला भी, उससे थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, ऐसे पूछ के 6-7 क्वेश्चन पूछने के बाद उनको एक फ़ोन आता है और फ़ोन उठाते हैं तो बोलते हैं कि बस मैं 2 मिनट में आई, वहाँ से चल दिए।
उसके बाद हम एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं, हमें बोल देते हैं हाँ भाई चलो आप जाओ HR में चले जाओ, आपको वहाँ पे आपका रिज़ल्ट पता चल जाएगा। तो जैसे ही सब लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके पता चलता है कि जिसको 5 साल के एक्सपीरियंस था उनको रखा है, और जिनको बेचारों को क्वेश्चन पूछे भी नहीं है ना, आंसर तो छोड़ो, आंसर चाहे उनको आते हैं लेकिन जिनको पूछे भी नहीं है उनका क्या कसूर है भाई, उनको मतलब सीधा बोल दिया कि नहीं भाई आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है, एक ही बंदे की सिलेक्शन हुई है ना। तो ऐसे करके मतलब आपको वहाँ से भेज दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेशर हो तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि आपको ले लेंगे। हाँ, अगर आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर रहे हो तो आपको ले सकते हैं, है ना, बार बार आप हर चीज़ का आंसर दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको ले लेंगे। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो आप ज़रूर जा सकते हो, लेकिन मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि वहाँ पे एक तो ये है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 ही दिन इंटरव्यू होती हैं। जिस दिन भी आप जाते हो भीड़ आपको फुल मिलेगी, और लेकिन वहाँ पे जाके यही है कि इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करो। अगर आपसे नहीं पूछा तो भी बताने की कोशिश करो, तो भी बताओ उनको, तो उसको थोड़ा सा उनको भी ये लगेगा कि हाँ भाई इस बंदे को आता है तो इसको हम रख लेते हैं। तो अगर आप भी जाना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है, उस हॉस्पिटल में आप जा सकते हो। और अपना एक्सपीरियंस आप ज़रूर शेयर करना नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम मैक्स पटपड़गंज की करेंगे, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना, वीडियो स्किप ना हो। इसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।